15 फरवरी का रोज रोमन परंपरा के अनुसार विकास और समृद्धि का शुभ दिन ल्यूपरकेलिया के नाम से मनाया जाता है और आज 15 फरवरी ही थी। इस शुभ मौके पर जूलियस सीजर पॉम्पी पर विजय प्राप्त करके वापस लौट रहा था। रोम के लोगों को एक तो त्योहार की खुशी थी और उसमें दूसरी खुशी सीजर की जीत की मिल गई थी। इस कारण से वहां के लोग कुछ ज्यादा ही उल्लासित हो रहे थे। वे जूलियस सीजर के दर्शन की इच्छा में अपने अपने काम बंद करके सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे, किंतु रोम के दो प्रतिनिधि फेलोवियल और मार्लस जूलियस सीजर की इस विजय से कतई खुश नहीं थे। जब उन्होंने वहां इकट्ठा भीड़ को देखा तो उन्होंने उस भीड़ में घुसकर इसका कारण पूछना शुरू कर दिया। सबसे पहले फेलोवियल आगे बढ़कर एक आदमी से बोला, तुम लोग यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से, निठल्ले कहीं के, अपने अपने घर जाओ। क्या आज छुट्टी का रोज है? जवाब दो मुझे, तुम लोग मजदूर हो, क्या तुम्हें अपने औजार लेकर सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए? उसने उसी में से एक व्यक्ति को पकड़कर पूछा, बता बे, तू क्या काम करता है? पहला नागरिक बोला, सरकार, मैं एक बढ़ई हूं। तभी मार्लस ने गुस्से से उसकी तरफ देखकर बोला, तो फिर तेरा चमड़े का वस्त्र और लकड़ी नापने का पैमाना कहाँ है? और ये नए नए वस्त्र पहनकर तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर उसने दूसरे नागरिक को पकड़कर कहा, और तुम क्या करते हो? यहाँ किस लिए खड़े हो? दूसरा नागरिक कहने लगा, सरकार, मैं तो एक अनाड़ी दस्तकार हूँ, मेरा पेशा जानकर आप क्या करेंगे? मार्लस झल्ला कर बोला, लेकिन तुम्हारा पेशा है क्या? मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो? दूसरे नागरिक ने डरते हुए बताया, हुजूर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझसे नाराज ना हो। मैं हकीकत में बुरे तलों की मरम्मत करता हूँ। बदमाश, अपना पेशा बता, मार्लस ने भड़कते हुए कहा। बोल, क्या करता है तू, दुष्ट कहीं के? हुजूर, मेरे कहने का अर्थ है कि मैं जूतों में तले लगाता हूं, उस नागरिक ने बताया। अच्छा, तो तू मोची है, फेलोवियल बोला। आपने सही पहचाना हुजूर, मैं जूते सीकर ही अपने परिवार का गुजारा करता हूं। जितने भी व्यक्ति जूते पहनते हैं वे मेरी दस्तकारी के ही होते हैं। फेलोवियल ने कड़क कर पूछा, लेकिन आज तूने अपनी दुकान क्यों नहीं खोली? तू क्यों इन लोगों के साथ सड़कों पर घूम रहा है? तभी वो दूसरा नागरिक बोल उठा, बात यह है सरकार कि मैं इनके जूते घिसवा रहा हूं, जिससे कि मुझे और भी अधिक काम मिले। अबे सच बता, क्या बात है? फेलोवियल ने गुर्राते हुए उसकी तरफ देखा। बताता हूं हुजूर, वो डरते हुए कहने लगा। हुजूर, बात यह है कि आज हमने छुट्टी की है सीजर को देखने के वास्ते। तुम उसके आने की खुशी क्यों मना रहे हो? वो क्रोध से भड़क कर बोला, सीजर कौन सा लूट का माल रोम में बांटने वाला है? तुम सब के सब बेवकूफ हो, भागो यहां से। वो दोनों भीड़ को अपनी तरफ करते हुए बोले, कैसे हो तुम लोग? कल तक तो तुम लोग वीर पॉम्पी को देखने और उनके दर्शन के लिए इस तरह खड़े होते थे और उन्हीं की जय जयकार करते थे, और आज उसी के दुश्मन का स्वागत करने जा रहे हो। शायद नहीं मालूम कि इस जीत से रोम में कोई फायदा नहीं होने वाला। भागो यहां से और जाकर अपने वीर पॉम्पी की हार का शोक मनाओ। उसकी फटकार सुनते ही सब लोग तितर बितर हो गए। रोम के कुछ प्रतिनिधि सीजर से जलन रखते थे, इसलिए वो लोग उनका विरोध कर रहे थे। मार्लस ने देखा कि उसकी एक डांट पर ये व्यक्ति आसानी से चले गए। इसका अर्थ यह है कि लोग मेरी बातों से प्रभावित हुए हैं। उनके मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकला। फिर फेलोवियल ने मार्लस को मशवरा दिया कि तुम तो अब उस रास्ते से कैपिटल की तरफ जाओ, मैं इस रास्ते की तरफ जा रहा हूँ। हम दो अलग अलग मार्गों से जाएंगे और रास्ते में जो मूर्तियां सजावट की गई हैं उन सब को खत्म कर देंगे, क्योंकि अगर जूलियस सीजर इतनी सजावट को देखेगा तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और फिर वो हमारा और भी ज्यादा अपमान करने लगेगा। उसकी बात सुनकर मार्लस कहने लगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तुम जानते हो आज ल्यूपरकेलिया का त्योहार है, तुम इसकी चिंता मत करो, फेलोवियल बोला। किसी भी प्रतिमा को सीजर की जीत प्रतीकों से सजने नहीं दूंगा। मैं इधर उधर जाऊंगा और नगर के लोगों को सड़कों पर जमा नहीं होने दूंगा। अगर तुम भी कहीं लोगों को इस तरह देखना तो तुम भी इसी तरह करना। सीजर नाम की चिड़िया इन बढ़ते हुए सम्मान रूपी पंखों से महरूम होकर साधारण ऊंचाई तक ही उड़ सकेगी, वरना वो इतना ऊंचा उड़ेगी कि इंसान की नजरों से ओझल हो जाएगी। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो सीजर इतना ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली हो जाएगा कि वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा और हम सबको उससे डरना पड़ेगा।
तभी वहां शान और शौकत के साथ सीजर का जुलूस आ पहुंचा। इस शुभ अवसर पर होने वाली दौड़ में दौड़ने के लिए एंटोनियस खास तौर से सीजर के साथ साथ चल रहा था। इसके अलावा सीजर के साथ उसकी पत्नी कैलपुर्निया, स्यूरस की पत्नी पोर्शिया, सिसरो, डेसियस, ब्रूटस, कैसियस और कास्का भी थे। इस विशाल जनसमूह में एक भविष्य वेत्ता भी उसके साथ चल रहा था। सीजर ने अपनी बीवी कैलपुर्निया को पहले ही हिदायत दे दी थी कि तुम उसी मार्ग पर खड़ी होना जिस पर दौड़ता हुआ एंटोनियस गुजरेगा। उसने एंटोनियस को भी हिदायत दी थी कि वो दौड़ते हुए कैलपुर्निया को छूना ना भूले। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि वहां के बुजुर्गों का मानना था कि आज के पवित्र और शुभ अवसर पर दौड़ने वाले के स्पर्श मात्र से ही स्त्री का बांझपन दूर हो जाता है। तभी भीड़ में चलते हुए उस भविष्यवेत्ता ने उसे पुकारा। वो उसे किसी आने वाले खतरे से सतर्क करना चाहता था, इसलिए उसने आवाज लगाई, सीजर सीजर। सीजर ने पीछे मुड़कर देखते हुए पूछा, अरे ये मुझे लगातार कौन पुकार रहा है? शांत हो जाओ, कास्का ने भीड़ से कहा। सीजर फिर दोबारा पूछता है, इस भीड़ में कौन व्यक्ति है जो मुझे पुकार रहा है और मुझसे बात करना चाहता है? मैंने किसी को सीजर सीजर पुकारते सुना है। बोलो, कौन है वो जो मुझसे बात करना चाहता है? भविष्यवक्ता आगे बढ़कर कहने लगा, 15 फरवरी को सावधान रहना जूलियस सीजर। कौन हो तुम? सीजर चौंक पड़ा। तभी ब्रूटस ने बताया, सीजर ये एक भविष्य वेत्ता है और 15 फरवरी को तुमसे सतर्क रहने को कह रहा है। सीजर आश्चर्य से कहने लगा, इस भविष्य वक्ता को हमारे सामने लेकर आओ, मैं इसको देखना चाहता हूं। कैसियस भीड़ में चिल्लाया, अरे भविष्य वक्ता तुम सामने आ जाओ, सीजर तुम्हें देखना चाहता है। भविष्य वक्ता सीजर के सामने आकर खड़ा हो गया। सीजर बड़े गौर से देखते हुए कहने लगा, हाँ अब कहो, तुमने क्या कहा था? भविष्यवक्ता ने फिर कहा, 15 फरवरी को सावधान रहना सीजर। सीजर उसकी बात सुनकर कहने लगा, अरे ये तो कोई ढोंगी व्यक्ति है, मुझे इस पर यकीन नहीं। इसके बाद सीजर का जुलूस आगे बढ़ने लगा और ब्रूटस और कैसियस वहीं खड़े रह गए। कैसियस ने ब्रूटस से कहा, रुक क्यों गए? क्या तुम दौड़ का कार्यक्रम देखने नहीं जाओगे? मैं दौड़ देखने नहीं जाऊंगा, ब्रूटस ने कहा, किंतु अगर तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। कैसियस ने उससे प्रार्थना की, चलो ब्रूटस, मुझे खेलों में कोई चाव नहीं है, मेरे अंदर वो स्फूर्ति भी नहीं है जो एंटनी में है। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के खिलाफ रोक नहीं रहा हूं, तुम वहां जाकर खेल का मजा लो। पिछले कई रोज से कैसियस एक बात को महसूस कर रहा था कि ब्रूटस के मन में उसके लिए आत्मीयता की कमी आ गई है, लेकिन हकीकत यह थी कि ब्रूटस के मन में एक द्वंद्व चल रहा था जिसके बारे में वो किसी को बताना भी नहीं चाहता था, और शायद यही वजह थी कि वो सबसे अलग अलग सा रहने लगा था। ब्रूटस के खेल में जाने से इनकार करना ही कैसियस के लिए काफी था, इसलिए उसने सोचा कि इसको कुरेद कर देखना चाहिए। कैसियस संभलते हुए बोला, ब्रूटस, मैं कुछ रोज से देख रहा हूं, अब मुझे तुम्हारी आंखों में वो विनम्रता और प्यार की झलक नहीं दिखाई देती जो कि मुझे पहले देखने को मिला करती थी। अब तुम जिद्दी और अजनबी की भांति बर्ताव करने लगे हो। मेरे साथ भी तुम इसी तरह का बर्ताव कर रहे हो, जो कि तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा सबसे बड़ा हमदर्द भी है। ब्रूटस उसकी बात सुनकर कहने लगा, कैसियस मेरे दोस्त, मुझे गलत मत समझो। अगर मेरे व्यवहार में कोई बदलाव आया है तो इससे दुखी भी तो मैं ही होता हूँ, कोई दूसरा इंसान नहीं। कुछ दिनों से मैं कुछ अधिक ही परेशान हूँ। दो परस्पर विरोधी भावों की वजह से इन भावों का संबंध सिर्फ मुझसे ही है, इसलिए मेरे दोस्तों को मुझसे दुखी नहीं होना चाहिए। और कैसियस, तुम भी मेरे पक्के दोस्त हो, इसलिए तुम तो मेरी स्थिति को समझ ही सकते हो कि मेरे हृदय में जो अंतर्द्वंद होता है उसी की वजह से मैं तुम लोगों से सद्व्यवहार करना भूल जाता हूँ। कैसियस थोड़ा गंभीरता से बोला, कोई भी आदमी अपना चेहरा खुद नहीं देख सकता, उसे देखने के लिए दूसरे का सहारा लेना ही पड़ता है, इसलिए तुम भी अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो। मैं तुम्हारी ताकत को ज्यों की त्यों तुमको दिखाऊंगा जो तुम्हारे भीतर है और तुम्हें उसका पता नहीं है। मगर मेरे प्रिय मित्र, तुम ये सोचना छोड़ दो कि मैं खतरनाक इंसान हूं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि मुझ पर शक करना बंद कर दो। ब्रूटस को समझते देर नहीं लगी कि कैसियस उसकी भावनाओं को भड़काकर उसको संकट और परेशानी में धकेलना चाहता है। तभी भीड़ में से शोर की आवाज सुनाई देने लगती है। ब्रूटस ने अपने दोस्त से कहा, लगता है जनता ने सीजर को अपना राजा मान लिया है। हालांकि मैं उसे बेहद प्यार करता हूं, मगर मैं नहीं चाहता कि वो राजा बने। फिर उससे कैसियस ने पूछा, आखिर बात क्या है? तुमने इतनी देर से मुझे यहाँ पर रोक रखा है। यदि तुम कुछ कहना ही चाहते हो तो साफ साफ कहो। कैसियस बड़ा मक्कार आदमी था। उसने कहा, मेरा मन तो स्वाभिमान की हिफाजत के लिए चिंतित हो रहा है। मैं किसी से डरकर या दबकर जीना नहीं चाहता। सीजर हम लोगों की भांति ही साधारण आदमी है, उसका पालन पोषण भी हमारी प्रकार ही हुआ है।
जन्म के समय हम भी आबाद थे जैसे सीजर है। आज लोग उसे बहादुर समझते हैं, मगर वो उतना वीर नहीं है जितना लोग उसे समझ रहे हैं। अरे वो तो एकदम डरपोक है। एक बार की बात है, जाड़ों में बारिश के तूफानी दिन थे जब टाइबर नदी में बाढ़ आई हुई थी और उसका पानी उसके किनारों से जोर जोर से टकरा रहा था। सीजर ने मुझसे पूछा, कैसियस, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मेरे साथ इस तूफानी नदी में कूद सको और तैरकर सामने वाले किनारे तक पहुंच सको? उसका इतना कहना था कि मैं उस वक्त पूरे कपड़े पहने हुए था। फौरन नदी में कूद पड़ा और सीजर से कूदने को कहा। सीजर ने भी नदी में छलांग लगा दी। नदी का बहाव बहुत तेज था। हम दोनों उसकी लहरों में बलशाली अवयवों से पिट रहे थे। लगातार हम पानी को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे और सफलतापूर्वक उसका विरोध भी कर रहे थे। हमारे दिल स्पर्धा की भावना से भरे हुए थे। उसकी वजह थी कि हम दोनों एक दूसरे को हराना चाहते थे। लेकिन इससे पहले हम दूसरे तट पर पहुंच पाते, सीजर चिल्लाकर बोला, कैसियस, मुझे बचाओ, मैं डूब रहा हूं। उस रोज मैंने थके हुए सीजर को अपनी पीठ पर डालकर इस तरह बचाया था जिस प्रकार हमारे पूर्वज एनियस ने अपने बूढ़े पिता को अपने कंधों पर लादकर ट्रॉय की लपटों से बाहर निकाला था। और आज सीजर दुनिया की दृष्टि में एक देवता बना हुआ है। लोग उसकी पूजा करते हैं। मुझ जैसे वीर इंसान को उसके सामने झुकना पड़ता है और उसके इशारों पर नाचना पड़ता है। यही नहीं, उसकी कायरता की एक कथा और सुनाता हूं। काफी पहले की बात है, जब हम स्पेन में रहा करते थे। एक बार उसे बहुत तेज बुखार आया था। उसका शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया था। वो पानी भी बच्चे की तरह कराह कर मांगता था। इतना कमजोर आदमी आज महान विजेता होने का दावा कर रहा है और लोगों का श्रेय लूट रहा है। हम लोग उसके सेवक बने हुए हैं। अगर कोई हमसे कहे कि ये तो भाग्य की बात है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, ये हमारी कायरता है। मैं तुम्ही से पूछता हूं ब्रूटस, तुम ही बताओ, उसमें और तुम में क्या फर्क है? मगर तुम तो अपने अंदर के व्यक्तित्व को बिल्कुल भूल गए हो। हम लोगों ने अपने पूर्वजों से ही सुना है कि किसी वक्त में यहाँ ब्रूटस नाम का एक बहादुर व्यक्ति था जो रोम के किसी राजा के वजूद को शैतान के राज्य के सामने ही मानता था। उसने आज तक किसी राजा को मंजूर नहीं किया। तुम भी तो उसी के वंश से ताल्लुक रखते हो ब्रूटस। ब्रूटस ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कैसियस, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं खूब अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन इस संबंध में हम लोग बाद में बात करेंगे। इस वक्त तुम मुझे भड़काने की चेष्टा मत करो। मैं सोच रहा हूं कि आज जैसे हालात हैं उनको सामने रखते हुए रोम में रहने से बेहतर गांव में रहना ज्यादा ठीक होगा। कैसियस बोला, मुझे खुशी है कि मेरे टूटे फूटे शब्दों ने कम से कम ब्रूटस में ये भावना तो पैदा कर दी। कैसियस मन ही मन बहुत खुश था। वो ब्रूटस को भड़काने में कामयाब हो गया था। इन दोनों को बातें करते हुए काफी वक्त गुजर चुका था। सीजर का जुलूस वापस चला आ रहा था। उसे देखते ही ब्रूटस कहने लगा, खेल खत्म हो गया और सीजर वापस आ रहा है। कैसियस ने कहा, जब वो निकट आ जाए तो तुम कास्का के चोंगे की बाह पकड़कर खींच लेना और फिर वो अपनी तीखी मुद्रा में तुम्हें सब कुछ बता देगा जो आज वहां हुआ होगा। ये दोनों वहां नहीं जा सके थे, इसलिए कास्का से वहां की वार्तालाप जानना चाहते थे। ब्रूटस ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी इनकी नजर सीजर पर पड़ी तो देखा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। कैलपुर्निया का मुंह भी मुरझाया हुआ था। ब्रूटस स्थिति को भांपता हुआ कैसियस की तरफ देखते हुए बोला, देखो कैसियस, लगता है कि सीजर बहुत गुस्से में है और बाकी लोग भी खामोश से दिखाई दे रहे हैं। सीजर की पत्नी का मुंह भी देखो, उतरा हुआ सा लग रहा है। सिसरो भी मुझे काफी गुस्से में दिखाई दे रहा है। मुझे तो उनकी स्थिति ऐसी लगती है जैसे कि कैपिटल में सम्मेलन के समय कुछ सीनेटरों के जरिए लगातार सवाल पूछे जाने पर हो जाती है। कास्का हमें सब कुछ बता देगा, कैसियस कहने लगा। रास्ते में सीजर ने एंटोनियस से कहा, एंटोनियस, क्या आदेश है सीजर? एंटोनी ने पूछा। मुझे मेरे आसपास मोटे स्वस्थ व्यक्ति चाहिए, सीजर ने बताया, क्योंकि कैसियस जैसे पतले सूखे चेहरे वाले चिंतनशील व्यक्ति कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना ठीक है। ये किसी को अपने से बड़ा नहीं देख सकते। जिन लोगों का हंसने, बोलने, खेलने, कूदने और संगीत आदि से कोई नाता नहीं होता, ये क्षण भर में भी अशांत हो जाते हैं। एंटोनी ने उसका जवाब दिया और बोला, सीजर, तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक श्रेष्ठ रोमन और स्वभाव से मैत्रीपूर्ण और हमदर्दीपूर्ण हैं। काश वो ज्यादा मोटा होता, सीजर एक लंबी सांस खींचते हुए बोला। लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूं, मेरा नाम भी सीजर है। फिर भी सीजर अगर किसी से डरता तो सबसे पहले वो कैसियस से बचता। वो लोगों के चरित्र को बड़े गौर से देखता है और उनके काम के पीछे जुड़े दृश्यों को तुरंत भांप जाता है। उसमें तुम्हारी तरह खेलने का या संगीत का कोई शौक नहीं। वो मुस्कुराता भी काफी कम है, और अगर मुस्कुराता भी है तो इस प्रकार जैसे वो अपनी आत्मा पर मुस्कुरा रहा हो कि वो इतनी कमजोर है जो मुस्कुराना भी नहीं जानती।
इस तरह के लोग जैसा कि कैसियस है कभी भी अपने से बड़ों को देखकर खुश नहीं होते, इसलिए ऐसे लोग बहुत खतरनाक माने जाते हैं। मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिनसे तुम्हें डरना चाहिए, ना कि उन लोगों के विषय में जिनसे मैं डरता हूं। मेरा नाम सीजर है और सीजर किसी से नहीं डरता। सीजर का जुलूस आगे की तरफ बढ़ चुका था, तभी कास्का का चोला कैसियस ने खींचा। तो कास्का ने पीछे मुड़कर देखा और पूछा, क्या बात है, क्या तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है? ब्रूटस बोला, हाँ कास्का, हमें यह पता करना है कि ऐसी क्या बात हो गई जो सीजर इतना गुस्से में है। तुम तो उसके साथ थे ना? कास्का ने कहा, अगर मैं उसके साथ होता तो फिर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत क्या? ब्रूटस मुस्कुराकर बोला, आखिर वहां हुआ क्या? कास्का कुछ सोचते हुए कहने लगा, बात यह थी कि सीजर का जब राजमुकुट उपस्थित किया गया तो उसने अपने हाथ से मुकुट को एक तरफ हटा दिया और यहां वहां खड़े सभी लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। कास्का ने ब्रूटस और कैसियस को बताया कि एंटोलियस ने 3 बार सीजर का मुकुट पेश किया, लेकिन सीजर ने तीनों बार मुकुट पहनने से इनकार कर दिया। इस पर शहर की पूरी आवाम तालियां बजाने लगी। लोगों के शोरगुल से सीजर का दम घुटने लगा और वो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, उसका गला रुंध रहा था। ब्रूटस तो पहले से ही इस बात को जानता था कि उसे हिस्टीरिया की बीमारी है। वो कुछ सोचते हुए बोला, तो क्या सीजर को मुकुट 3 बार पेश किया गया था और उसने तीनों बार इनकार कर दिया? कास्का ने कहा, हाँ, तीनों बार इनकार कर दिया, लेकिन हर बार बड़ी कोमलता के साथ। तभी बीच में बात काटते हुए कैसियस ने पूछा, मुकुट सीजर को पेश किसने किया था? एंटोनी ने कहा, एंटोनी ने। कास्का जल्दी से बोला, मेरे दोस्त कास्का, एक बात और बताओ कि मुकुट सीजर को कैसे पेश किया गया? उत्सुकतावश? ब्रूटस ने पूछा। कास्का कुछ सोचते हुए बोला, यह बात बताना तो उतना ही मुश्किल है जितना फांसी पर चढ़ना। यह केवल बेवकूफी ही थी, मैंने इसे देखा तक नहीं। मैंने तो सिर्फ एंटोनी को ताज पेश करते देखा। जो वस्तु उसे पेश की गई थी वो कोई मुकुट नहीं था, वो तो एक फूलों का मुकुट था। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि सीजर ने ताज पहनने से इनकार कर दिया। उसके दिखावटी इनकार के नीचे मैं जानता हूं कुछ ऐसे भाव थे जिनसे प्रकट होता था कि सीजर उसे खुशी के साथ स्वीकार कर सकता था। फिर एंटोनी ने उसे एक पुष्प मुकुट दोबारा से उपस्थित किया। सीजर ने फिर इनकार कर दिया, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं तो सीजर ने उस मुकुट पर से बड़ी अनिच्छा के साथ उंगलियां हटाई। और फिर एंटोनी ने तीसरी बार ताज पेश किया। सीजर ने तीसरी बार फिर इनकार कर दिया। एक बार जैसे ही उसने इनकार किया, लोगों ने फौरन वहां शोर मचा दिया और अपने गंदे हाथों से पसीने से गंदी हुई टोपियां जिनमें बदबू आ रही थी हवा में उछालना आरंभ कर दी और अपने मुंह से इतनी गंदी बदबू बाहर निकाली। क्योंकि सीजर ताज को ठुकरा चुका था, उस बदबू से सीजर का दम घुटने लगा और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने तो हंसने की भी हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुंह खोलना पड़ता और वो गंदी हवा मेरे मुंह में घुस जाती। कैसियस ने कास्का से प्रार्थना की, कास्का, कृपया तुम जल्दी से न बोलो और मुझे बताओ, क्या सीजर वाकई बेहोश हो गया था? कास्का बोला, हाँ, मैं बिल्कुल सच कहता हूं। वो फोरम पर गिर पड़ा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। ये सारी कहानी सुनने के बाद कैसियस ने ब्रूटस से कहा, गिरने से पहले सीजर ने देखा कि राजमुकुट मंजूर न करने पर जनता खुश है, तो अपना अंग रखा उतारकर सीजर बोला कि यदि प्रजा चाहती है तो मेरा गला काट सकती है। हाँ, एक और बात, उसकी मूर्तियों की सजावट उतार फेंकने के अपराध में उसने मार्लस और फेलोवियल को भी नौकरी से हटा दिया। कैसियस ने फिर उससे पूछा, क्या सिसरो ने भी कुछ बताया था? कास्का जल्दी से बोला, उसने ग्रीक भाषा में कुछ कहा था। उसने क्या कहा था, हमें बताओ, कैसियस ने जल्दबाजी से पूछा। कास्का कुछ गंभीरता पूर्वक कहने लगा, देखो, यदि मैं आपसे कहूं कि उसने वैसा कहा था तो यह झूठ होगा। सच बात तो यह है कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया जो उसने कहा था, क्योंकि मैं ग्रीक भाषा बिल्कुल नहीं जानता। अब आप लोग मुझे इजाजत दें। एक बात और कास्का, कैसियस ने उसे रोका, क्या तुम आज रात मेरे साथ खाना खा सकते हो? नहीं, मुझे कहीं और भी खाना खाने जाना है। तो फिर सही है, तुम कल रात का खाना मेरे साथ करोगे, कैसियस ने जल्दी से कहा। कास्का मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, यदि मैं जिंदा रहा और आपका फैसला नहीं बदला तो जरूर करूंगा। फिर ठीक है, मैं कल खाने पर तुम्हारा इंतजार करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है तुम वहां आओगे, कैसियस ने कहा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। ये कहकर कास्का वहां से तेज तेज कदमों से निकल गया। उसके जाने के पश्चात ब्रूटस ने भी जाने की इजाजत मांगी और कहा, अब मैं चलता हूं। कल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास बात करने आ सकता हूं। अगर तुम चाहो तो तुम ही घर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी बात सुनकर कैसियस बोला, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तक तुम रोम के वर्तमान हालात पर विचार करना। फिर उसके जाने के बाद कैसियस न जाने क्या सोचता रहा। उसने कास्का को डिनर पर आमंत्रित इसलिए किया था कि वो उससे मिलकर अपना कार्य साधना चाहता था, और फिर वह ब्रूटस के विषय में सोचने लगा कि ब्रूटस सीधा साधा व्यक्ति है
वो उसके झांसे में आसानी से आ सकता है, लेकिन उसके सामने जो परेशान करने वाली बात थी वो ये थी कि वह सीजर का वफादार व्यक्ति था और कैसियस से नफरत करता था। किंतु उसने पूरी योजना बना ली थी कि किस प्रकार वो उसे सीजर के विरुद्ध भड़काएगा। फिर वो सीजर के विषय में सोचने लगा कि सीजर मेरे लिए दुर्भावना रखता है, लेकिन वह ब्रूटस को प्यार करता है। यदि मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस कैसियस होता तो मैं कभी भी उसके बहकावे में नहीं आता। आज रात को मैं उसकी खिड़की के भीतर अनेक प्रकार के हस्तलेखों में लिखे खत फेंकूंगा, जिससे लगे कि वे पत्र जनता के पास से आए हैं। इससे लाभ यह होगा कि ब्रूटस को इस बात का यकीन हो जाएगा कि रोम के लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं, और इसके साथ ही वो पत्र सीजर की महत्वाकांक्षा की ओर भी इशारा करेगा। इसके बाद सीजर चाहे कितनी भी सावधानी होशियारी के साथ गद्दी पर बैठ जाए, उसका पतन निश्चित है। दूसरे रोज कास्का भोज आमंत्रण पर आ पहुंचा। उस रात काफी तूफान आ रहा था, भयानक हवाएं चल रही थी, मगर कास्का वहां पहुंच गया। उसकी आहट पाकर कैसियस चौंक कर कहने लगा, कौन है वहां? एक रोमन, कास्का ने जवाब दिया। ओ कास्का, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कैसियस ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हें पहचान गया। तुम्हारे कानों के सुनने की ताकत काफी तेज है, कास्का नजदीक आकर बोला। बाहर देखो कैसा तूफानी मौसम है। कैसियस के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो कहने लगा, मेरे ख्याल से ये रात सच्चे लोगों के लिए बड़ी खुशहाल रात होगी। मैंने कभी आसमान में इतना गुस्सा नहीं देखा। कास्का कुर्सी पर बैठ गया। तुम कहते हो कि तुमने आसमान को इतने भयंकर रूप में कभी नहीं देखा, लेकिन मैं कहता हूं कि उन लोगों ने जरूर देखा होगा जो जानते हैं कि दुनिया बुराइयों से भर चुकी है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो ऐसी रातों में कई बार सड़कों पर घूमा हूं। मैं तो गरजते हुए आसमान के नीचे अपनी छाती खोलकर खड़ा हो जाता हूं, कैसियस ने दृढ़तापूर्वक बताया। कास्का आश्चर्यचकित होकर बोला, किंतु तुम क्यों आकाश के गुस्से को अपने ऊपर लेना चाहते हो? कैसियस मुस्कुराया। कास्का, तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करना नहीं जानते हो। तुम में सजीवता की काफी कमी है, जो एक रोमन में होनी चाहिए, और यदि तुम में ये गुण है तो तुम इसका इस्तेमाल नहीं करते। तुम जरा सी बादलों की गरज की वजह से डर जाते हो। अगर तुम ध्यान से सोचो कि ये आग क्यों जलती है, ये भयंकर भूत प्रेत क्यों घूमते हैं, क्यों बूढ़े बेवकूफों की तरह व्यवहार करते हैं और बच्चे क्यों बुद्धिमानों की तरह बात करते हैं, जब तुम इन बातों को सोचोगे तो तुम इस फैसले पर पहुंचोगे कि देवताओं की प्रेरणा के कारण ही ये सब बातें होती हैं, जिससे लोग डरें। ये बात जान लें कि इस संसार की बड़ी भयानक हालत होने वाली है। फिर वो गंभीरतापूर्ण स्वर में बोला, काश कास्का, मैं तुम्हें इस भयानक व्यक्ति के बारे में बता पाता जो बिल्कुल इस भयानक रात की तरह चमकता है, दहाड़ता है, और वो आदमी न तुमसे ज्यादा ताकतवर है और ना ही मुझसे, किंतु वो प्रकृति की इन भयंकरताओं से शक्तिशाली बन चुका है, भयानक बन चुका है। कास्का डरे हुए स्वर में बोला, तुम्हारा मतलब सीजर से है ना कैसियस? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, कैसियस ने कहा, क्योंकि हम रोमन भी अपने पूर्वजों की भांति बहादुर हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे अंदर पूर्वजों जैसी आत्माएं नहीं हैं। हम जिन गुलामी की जंजीरों से बंधे हुए हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि हम में स्त्रीत्व का भाव है। तुम सही कहते हो, कास्का जल्दी से बोला। तुम लोग कहते हो कि कल सीनेटर लोग सीजर को राजा बनाने जा रहे हैं, फिर वो राजमुकुट पहनकर जल और थल सभी स्थलों पर घूमेगा। इससे पहले मैं खुदकुशी करके अपने आप को गुलामी से आजाद कर लूंगा, कैसियस ने दृढ़ स्वर में कहा। कोई भी चीज बलवान आत्मा को शरीर त्यागने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जब आत्मा इन लौकिक बंधनों से ऊब जाती है तो वो खुद को आजाद कर सकती है, और सारी दुनिया को ये बात जान लेनी चाहिए। कास्का उसकी बात सुनकर एक लंबी सांस खींचते हुए कहने लगा, मैं भी ऐसा करने की हिम्मत रखता हूं, और इसी तरह प्रत्येक गुलाम में यह साहस है कि वो खुद को गुलामी से आजाद कर ले। अगर ऐसी ही बात है कि सीजर दुष्ट शासक क्यों है, उसने कास्का के आगे जाल फेंकना चाहा। इसलिए वो बोला, मैं ये बात अच्छी प्रकार जानता हूं कि सीजर कभी भेड़िया ना बनता यदि वो ना देखता कि रोम के लोग सिर्फ भेड़ हैं। मुझे ये भी पता है कि तुम इन बातों को सीजर से बता दोगे, लेकिन मैं संकटों से नहीं डरता। क्या तुम मुझे विश्वासघाती समझते हो? तुम कास्का से वार्तालाप कर रहे हो, जो सभी राज्यों को सरलता से निगल सकता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि आज से मैं तुम्हारा साथी हूं, कास्का ने विश्वास दिलाते हुए कहा। मेरे साथ मिलकर इन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी इस लड़ाई में सबसे आगे रहूंगा। तो फिर हमारा यह समझौता पक्का हुआ, कैसियस धूर्तता वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने कितने श्रेष्ठ रोमनों को सजीव कर अपने गुट में मिला लिया है। वे लोग इस कार्य के लिए तैयार हैं, जिसका अंजाम सम्मान के बदले मृत्यु भी हो सकती है। और इसी प्रकार धूर्त कैसियस ने सीजर के इस वफादार को भी उसके खिलाफ भड़का दिया। इसी प्रकार उसने उसके कुछ और वफादारों को भी अपनी ओर कर लिया, यहां तक कि ब्रूटस को भी उसने भड़काना शुरू कर दिया। कैसियस और कास्का अभी बात ही कर रहे थे कि किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो कास्का सतर्क हो गया। तभी कैसियस बोला, अरे ये तो सिन्ना है,
मैं उसके पाँव की आवाज को पहचानता हूँ, वो भी हमारा ही दोस्त है। तभी सिन्ना भी वहां प्रवेश करता है। तुम इतनी तेजी से कहां से आ रहे हो सिन्ना? कैसियस ने पूछा। मैं आपके ही पास आ रहा था, उसने बोला। यह आदमी कौन है? मैंने इसे पहले नहीं देखा। ये कास्का है, उसने कहा। आज से हमारे काम में ये बराबर का भागीदार रहेगा। ये तो काफी अच्छी बात है, सिन्ना प्रसन्नतापूर्वक बोला। काश कैसियस तुम ब्रूटस को भी हमारी मंडली में शामिल कर पाते। शांति रखो सिन्ना, ये पर्चा लो और इसे प्रेटर की कुर्सी पर रख देना, जहां ब्रूटस इसे सरलता से उठा सके। दूसरा पर्चा खिड़की में फेंक देना और तीसरा बूढ़े ब्रूटस की प्रतिमा पर चिपका देना। जब तुम ये काम निपटा लो तो पॉम्पी के थिएटर आ जाना, वहां हम लोग मिलेंगे। अच्छा सही है, जैसा आपने कहा मैं इन पर्चों को वैसा ही वहीं डाल दूंगा, कहकर वो चला गया। फिर कैसियस कास्का से बोला, कास्का तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि हमें अभी सुबह होने से पहले ब्रूटस के घर भी जाना है। तुम नहीं जानते 3/4 ब्रूटस हमारी तरफ हो चुका है। जब हम उससे मिलेंगे तो वो पूरी तरह हमारा हो जाएगा। उसकी बात सुनते ही कास्का बोला, वो लोगों के दिल पर चढ़ा है। यदि वो हमारे साथ हो जाए तो हमारा अपराध भी लोगों को महान कार्य दिखाई देगा। तुम सही कहते हो कास्का, कैसियस लंबी सांस लेकर बोला। तुमने ब्रूटस को, उसकी काबिलियत को और उसकी जरूरत को अच्छी तरह समझा है। अब हमें यहां से चलना चाहिए, क्योंकि आधी रात से ज्यादा समय हो चुका है और हमें सवेरा होने से पहले जागना होगा, क्योंकि हमें अपनी योजना के तहत उसे अपने साथ मिलाना है। उधर ब्रूटस ने अपने सेवक को बुलाया और उससे रात में रोशनी करने के लिए कहा। लूसियस देखो मेरे कक्ष में अंधेरा है, जाकर मोमबत्ती जला दो। जी बहुत अच्छा, लूसियस कहकर चला गया और थोड़ी देर बाद आकर उसे खबर दी कि उसने कमरे में मोमबत्ती जला दी है और कमरे की खिड़की के बाहर एक पत्र मिला है, लेकिन जब मैं सोने गया था तो उस वक्त वो पत्र वहां पर नहीं था। ये बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं। उसकी बात पर ब्रूटस ने ध्यान नहीं दिया और बोला, तुम फिर से जाकर सो जाओ, अभी सुबह होने में काफी वक्त बाकी है। और हाँ, कल कौन सा रोज है क्या तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता, लूसियस ने कहा। जाओ जाकर जंतरी में देख लो, ब्रूटस ने हुक्म दिया। उसके जाने के बाद ब्रूटस ने पत्र को खोला जो लूसियस ने उसे दिया था और उसे पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, आदरणीय ब्रूटस, तुम कहां सोए हुए हो? जागो और खुद को पहचानो और रोम के लिए अपना मुंह खोलो। हमला करो, जो बातें गलत हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करो, बुराई को दूर करो। ब्रूटस खत पढ़ने के बाद सोच में पड़ गया कि ऐसा भड़काने वाला पत्र अक्सर उन जगहों पर डाले गए हैं जहां से वो मुझे सरलता से मिल जाएं। क्या रोम के लोग एक व्यक्ति की वजह से भयभीत हैं? क्या रोम मेरी देश मेरी आंखों के सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे बुजुर्गों ने तो टार्क्विनियस सुपरबस जैसे दंभी को रोम से बाहर निकाल फेंका था, और वो भी उस वक्त जब वहां का राजा कहलाता था। ब्रूटस के मन मस्तिष्क में बार बार पत्र में लिखी हुई बातें घुमड़ रही थीं। उसके मस्तिष्क में ख्यालों का तूफान उमड़ रहा था। अपना मुंह खोलो, हमला करो, बुराइयों को दूर करो। क्या ये लोग मुझसे विनती कर रहे हैं? वो मन ही मन बड़बड़ाया। ओ रोम के नगरवासियों, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अपना मुंह खोलूंगा, हमला करूंगा और सारी बुराइयों को दूर कर दूंगा। यही तुम्हारी प्रार्थना है? यदि ये विनती सीजर की मौत से दूर की जा सकती है तो। तभी वहां लूसियस आ गया और बताकर चला गया कि आज 15 मार्च है। उसके जाने के बाद ब्रूटस सोचने लगा कि जिस वक्त से कैसियस ने मुझे सीजर के विरुद्ध भड़काया है, तब से मेरी आंखों से नींद भी उड़ गई है। किसी भयानक काम को करने की पहली इच्छा के बीच का वक्त एक भयंकर स्वप्न के समान होता है। उसके बाद मनुष्य के रक्षक देवता और मनुष्य की स्वयं भावनाओं के बीच एक संघर्ष छिड़ा रहता है। उस समय मनुष्य की हालत क्रांति से पीड़ित एक राज्य के बराबर होती है। तभी फिर लूसियस वहां आ पहुंचा। उसने आकर बताया, हुजूर, द्वार पर आपके बहनोई कैसियस आए हैं। वे आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। क्या वे अकेले ही आए हैं? उसने पूछा। जी नहीं, वो बोला, उसके साथ कुछ व्यक्ति और भी हैं। ब्रूटस उत्सुकता से बोला, क्या तुम उन्हें जानते हो? जी नहीं सरकार, मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। उनके चेहरे ढके हुए हैं, इसलिए मैं अच्छी तरह पहचान नहीं पाया, लूसियस ने कहा। उन्हें भीतर ले आओ, ब्रूटस ने इजाजत दे दी। अगले रोज सीजर विधिवत रोम की गद्दी पर बैठने वाला था। उससे एक रात पहले कैसियस अपने साथियों के साथ ब्रूटस के घर आ पहुंचा था और वो ब्रूटस को भी अपने साथ मिलाकर सीजर और एंटोनियो की हत्या की साजिश रचने वाला था। इसलिए वो रात में ब्रूटस के पास पहुंच गया। कैसियस के साथ कास्का, डेशस, सिन्ना, मेटलस, सिम्बर, ट्रिबिनियस भी शामिल थे। कैसियस ने ब्रूटस को देखते हुए कहा, शायद हम सब लोगों ने आकर तुम्हारे विश्राम में बाधा डाल दी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं लगभग 1 घंटे से जाग रहा था। आज न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। ब्रूटस ने कहा, ये लोग कौन हैं जो तुम्हारे साथ आए हैं? ब्रूटस हैरानी से उन लोगों को देखने लगा जिन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था।
तुम इन लोगों को अच्छी तरह जानते हो, इनमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारा इस सम्मान ना करता हो। इन सब की ये इच्छा है कि तुम अपने भीतर भी वही राय पैदा करो जो हर एक रोमन के दिल में है। फिर कैसियस ने बारी बारी सबका परिचय कराया। ब्रूटस ने बड़ी खुशी से कहा, इन सब का स्वागत है। अच्छा ये तो बताओ कि वो कौन सी चिंता है जिसने तुम्हें आधी रात को भी बेचैन कर रखा है, और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कैसियस आहिस्ता से उसके पास आकर बोला, मैं तुमसे अलग में कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर दोनों आपस में कुछ कानाफूसी करने लगे। कुछ देर बाद वे लोग वहां आकर उन लोगों से कहने लगे, आइए अपना अपना हाथ आगे करके हम लोग कसम लेते हैं ताकि हम में से कोई गद्दारी करने की हिम्मत भी ना जुटा सके। वे लोग सौगंध लेने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, शीघ्रता से ब्रूटस बोला, शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है। लज्जा और ग्लानि जो रोमन लोगों के मुंह पर है, हमारी आत्माओं का रुदन और शक्ति एवं प्रभाव का वर्तमान अनुचित प्रयोग, यदि ये सब बातें शक्तिहीन हैं और हमें एक नहीं रख सकती और हमारी आत्माओं को बल नहीं दे सकती, तो फिर हम सब के लिए यही सही होगा कि हम यही इस षड्यंत्र को समाप्त कर दें और हर आदमी यहां से अपने अपने घर जा सकता है और कायरों के समान बिस्तर पर जाकर आराम कर सकता है और अत्याचारी को मनमाने ढंग से शासन करने दे सकता है। फिर बारी बारी हमें से कोई ना कोई मारा जाता रहेगा। लेकिन अगर इन बातों में इतना बल है कि ये कायर लोगों में साहस भर दे और दुर्बल दिल वालों को बहादुर बना दे, जैसा कि मेरा यकीन है कि इनमें इतनी ताकत है, तो देशवासियों हमें अपने कारण को छोड़कर और उत्तेजना प्रदान करने वाली ऐसी वस्तु की क्या जरूरत है जो हमें हालातों को बदलने के लिए आगे बढ़ाए। मगर अपने पवित्र कार्य और उत्साह को यह सोचकर दूषित ना करो कि हमारे मकसद या निश्चय को किसी शपथ की जरूरत है। इसके साथ साथ ब्रूटस ने यह भी बता दिया कि सीजर को सीधे सीधे हत्या करने से जनता हमारे विरोध में खड़ी हो सकती है। यदि हमें यह काम करना ही है तो इस तरीके से करना चाहिए कि जनता को लगे वो हमने राष्ट्र के हित में किया है। और फिर सब निश्चित हो चुका था कि क्या कैसे करना है। कैसियस उसकी बात सुनकर कहने लगा, और एंटोनी का क्या होगा? जहां तक एंटनी का सवाल है तुम उससे ना डरो, ब्रूटस ने कहा, क्योंकि सीजर की मौत के बाद वो सीजर की मृत देह की कटी भुजा के समान व्यर्थ हो जाएगा। फिर उन्हें घंटा बजने की आवाज सुनाई पड़ी। ब्रूटस बोला, देखो तो क्या बजा है? कैसियस ने बताया, 3 बज चुके हैं। उन्हीं लोगों में से एक बोला, अब हमें चलना चाहिए, रात भी हो चुकी है और बाकी का कार्य भी निपटाना है। कैसियस ने कुछ सोचते हुए कहा, किंतु एक बात जरा टेढ़ी सी लगती है कि सीजर सुबह बाहर आएगा भी या नहीं, क्योंकि आजकल वो भविष्यवाणियों पर ज्यादा यकीन करने लग गया है। हो सकता है कि किसी भविष्यवाणी पर यकीन करके वो कल कैपिटल पहुंचे या ना पहुंचे। डेशस शीघ्रता से बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, अगर वो नहीं भी आएगा तो मैं उसे जाकर लाऊंगा। तुम लोग इस कार्य को मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं उसे खुश करना जानता हूं और इस प्रकार कैपिटल ला सकता हूं। कैसियस से गहरी सांस लेकर कहने लगा, नहीं, हम सब लोग जाकर उसे कैपिटल लेकर आएंगे। ठीक है, और वो भी अधिक से अधिक 8 बजे तक। ठीक है ना? ब्रूटस ने कहा। सवेरा होने वाला है, हम अब चलते हैं ब्रूटस, और दोस्तों अब आप सब लोग जा सकते हैं। लेकिन याद रखना कि आप लोगों ने क्या निश्चय किया है और स्वयं को सच्चा रोमन प्रमाणित करना, कैसियस ने कहा। फिर सभी ब्रूटस से अनुमति लेकर अपने अपने घर को चल दिए। उसके जाने के पश्चात जैसे ही ब्रूटस मुड़ा तो चौंक गया। सामने उसकी पत्नी पोर्शिया खड़ी थी। वो ब्रूटस के नजदीक आकर उन सभी लोगों के बारे में पूछने लगी और उसकी चिंता की वजह भी पूछने लगी। लेकिन ब्रूटस ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उसे टालने की कोशिश की और कहने लगा कि वक्त आने पर वो उसे सब कुछ बता देगा। उधर ब्रूटस और उसके साथियों के षड्यंत्र का सीजर की पत्नी को पहले ही एहसास हो गया था। पिछली रात ही उसे ख्वाब आया था कि सीजर की हत्या की जा रही है। सुबह होने पर कैलपुर्निया ने अपने पति सीजर को यह बात बताई और कहा कि आज वो घर से बाहर ना निकले। ज्योतिषियों ने भी ऐसी ही हिदायत दी है, किंतु सीजर नहीं माना। वो राजधानी जाने की जिद पर अड़ा रहा। उसने पत्नी से कहा, खतरों से डरना तो कायरों का कार्य होता है। वीर लोग खतरों का सामना करते हैं और मुझे डरपोक बनकर रहना कभी भी पसंद नहीं। मृत्यु तो अटल है, फिर उससे डरना कैसा? मैं खतरों से डरने वाला मनुष्य नहीं। फिर उसने अपने सेवक को बुलाया। अरे कोई है क्या? अनुमति है मालिक, नौकर आदरपूर्ण मुद्रा में बोला। सीजर ने हुक्म दिया, जाओ और जाकर पुजारियों से कहो कि फौरन देवताओं की बलि दें। वापस आकर बलि के फल में विषय में मुझे उनकी राय बताएं। जो हुक्म, कहकर वो चला गया। तभी कैलपुर्निया ने वहां आकर सीजर को बताया, मैंने आपसे कहा था ना कि आप बाहर ना जाएं। सीजर कठोर स्वर में बोला, सीजर बाहर अवश्य जाएगा। खतरा पैदा करने वाली चीजों ने कभी मेरे मुंह की तरफ नहीं देखा, उन्होंने हमेशा मेरी पीठ की तरफ देखा है। अगर उन्होंने कभी भी मेरी मुंह की तरफ देखने की हिम्मत की तो उनको वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। सीजर की पत्नी उसे समझाने लगी कि रात के तूफान में बहुत सी अजीब घटनाएं घटी हैं, जिन्हें पहरेदारों ने अपनी नजरों से देखा है।
और मुझे बड़ा डर लग रहा है। लेकिन सीजर ने कहा, सीजर बाहर जरूर जाएगा, क्योंकि ये अपशगुन केवल अकेले सीजर के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए है। जब भिखारी मरते हैं तो पुच्छल तारे दिखाई नहीं देते। कैलिफोर्निया बोली, आकाश इन पुच्छल तारों के माध्यम से केवल राजाओं की मृत्यु की भविष्यवाणी करता है। सीजर दृढ़ स्वर में बोला, कायर अपनी मृत्यु से पहले अनेक बार मरते हैं, लेकिन बहादुर सिर्फ एक बार मरते हैं। यदि मृत्यु को आना है तो वो जरूर आएगी, उसे टाला नहीं जा सकता। तभी सेवक ने आकर बताया, पुजारियों का कहना है कि आज आप बाहर ना जाएं, क्योंकि बलिदान करते वक्त पशुओं की अंतड़ियां बाहर निकाली गईं तो उनमें दिल नहीं था। उसकी बात सुनकर सीजर बोला, फिर तो देवताओं ने उसे कायरों की लज्जित करने के लिए ही बनाया होगा। अगर सीजर डरकर आज घर पर रहेगा तो वो भी हृदयहीन जानकर बन जाएगा। सीजर बाहर अवश्य जाएगा। हट और घमंड व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है, और इस वक्त सीजर इन्हीं दुर्गुणों का शिकार है। कैलिफोर्निया उसके पांव पकड़ते हुए बोली, आप कैपिटल ना जाएं। आपका ये आत्मविश्वास आपके विवेक को समाप्त कर रहा है। उसने सुझाव दिया, हम मार्क एंटनी को सीनेट हाउस भेज देंगे। वो वहां जाकर बता देगा कि आज आपकी तबीयत सही नहीं है। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए। उसकी बात सुनकर सीजर बोला, अच्छा ठीक है, मार्क एंटनी कह देगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं घर पर ही रुक जाता हूँ। अभी ये सब चल ही रहा था और सीजर पत्नी की बात मानने का दिल बना ही रहा था, तभी डेशेस उसे लेने के लिए वहां आ गया। उसे देखते ही सीजर ने कहा, तुम अच्छे वक्त पर आ गए। यदि मैं तुमसे कहूं कि मैं नहीं आ सकता तो यह झूठ होगा, इसलिए डेशस से कहो कि मैं आज नहीं आऊंगा। तभी कैलिफोर्निया बोली, तुम बता सकते हो कि वो आज बीमार है। सीजर झूठ नहीं बोलेगा। सीजर बोला, क्या मैंने इतने सारे देश इसलिए जीते हैं कि सीनेटरों को सच ना कहूं? डेशस जाओ और उनसे केवल इतना ही कहना कि आज मैं नहीं आ सकता। मगर क्यों? डेशियस ने पूछा। आज मेरी ऐसी ही इच्छा है, सीजर ने कहा। मगर डेशस को यह बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो घुमा फिराकर बातें करने लगा, जिससे सीजर उसे असली बात बताने के लिए मजबूर हो जाए। सीजर ने बताया, मेरी बीवी कैलिफोर्निया ने आज मुझे रोक लिया है, क्योंकि उसने कल ख्वाब देखा था कि मेरी प्रतिमा में से सैकड़ों सुराग वाले फव्वारे के समान रक्त बह रहे हैं, और अनेक लंबे तगड़े रोमन वहां मुस्कुराते हुए आए और उन्होंने अपने हाथ से उस रक्त को धोया है। उस ख्वाब को वो अपशगुन मानती है और वो समझती है कि ये बात जल्द ही होने वाली है, इसलिए उसने मेरे पांव पकड़कर मुझसे कहा है कि मैं आज कहीं भी ना जाऊं। पूरी बात जानकर डेशस कहने लगा, आप इस सपने का गलत मतलब ना निकालें। ये तो बड़ा ही शुभ सपना है। इसका मतलब है कि रोम में नए जीवन का रक्त संचार होगा और रोम की प्रजा को नवजीवन की प्राप्ति होगी। डेशियस की ये व्याख्या से सीजर खुश हो गया। इतना ही नहीं, उसने ये कहकर उसका दिमाग और खराब कर दिया कि सीनेट के लोग आपको राजमुकुट पहनाना चाहते हैं, और ये भी कहा कि आप यदि वहां न जाएंगे तो हो सकता है कि लोग आपको डरपोक समझ लें। कुछ लोग ऐसा व्यंग भी कर सकते हैं कि जब तक कैलिफोर्निया का शुभ स्वप्न नहीं आएगा तब तक आपकी ताजपोशी भी नहीं होगी। सीजर कैलिफोर्निया की तरफ देखकर बोला, कैलिफोर्निया, अब देखो तुम्हारे डर कितने बेवकूफी वाले हैं। मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने तुम्हारी बात क्यों मान ली। मेरे कपड़े लाओ, मैं कैपिटल जाऊंगा। ये सब सुनकर सीजर का मन बदल गया और वो सीनेट जाने के लिए राजी हो गया। तभी ब्रूटस, कास्का और अन्य दरबारी भी वहां आ पहुंचे। सीजर ने उन सबका स्वागत किया, फिर राजसी वस्त्रों से सज धजकर वो सीनेट की तरफ चल दिया। उसको देखकर ब्रूटस बोला, तुम्हारा स्वागत है सीजर। मगर ब्रूटस का हृदय दुख से ग्रस्त है, ये सोचकर कि एक समय समान वस्तुएं हमेशा नहीं रहती। कभी हम लोग दोस्तों की तरह जाते थे, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। फिर वे सब वहां से रवाना हो गए। रास्ते में आर्टेमिडोरस नाम का आदमी सीजर को एक खत देने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। उसने खत में लिखा था, प्रिय सीजर, ब्रूटस से सावधान, कैसियस से सावधान, कास्का के निकट भी मत जाना और सिन्ना पर कड़ी नजर रखना। ट्रिपोनियस का भी विश्वास मत करना। मेटलर सिम्बर को भी मत छोड़ना। डेशस ब्रूटस को भी तुमसे प्यार नहीं है। लिगारियस को तुमने नुकसान पहुंचाया था, इसलिए वो भी तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। इन सब लोगों का एक ही इरादा है, ये सब लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। मगर तुम खुद को नहीं समझते हो तो तुम अपनी जान बचाने की फिक्र करो। ज्यादातर सुरक्षित भाव भी षड्यंत्र को कामयाब बनाता है। शक्तिशाली देवतागण तुम्हारी हिफाजत करें। तुम्हारा दोस्त आर्टेमिडोरस। वो पत्र लिए मार्ग में प्रतीक्षा कर रहा था कि जब सीजर इधर से गुजरेगा मैं यहां खड़ा रहूंगा और उसको एक प्रार्थी के रूप में यह पत्र सौंप दूंगा। यह सोचकर मुझे बड़ा दुख होता है कि सद्गुण कभी भी डाह के संकट से बाहर नहीं होता।
यदि सीजर तुमने इस खत को पढ़ लिया तो शायद तुम जीवित बच सकोगे, अगर नहीं तो तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। खड़ा हुआ यही सब कुछ वो सोच रहा था। मार्ग में जब सीजर आर्टेमिडोरस के पास से गुजरा तो उसने आगे बढ़कर उसे अपना खत थमा दिया। कहने लगा, तुम्हारा स्वागत है सीजर, ये दस्तावेज पढ़ लो। तभी डेशियस सलाह देने लगा, सीजर तुम्हें यह खत शांति के साथ कैपिटल जाकर ही पढ़ना चाहिए। आर्टेमिडोरस जल्दी से बोला, नहीं सीजर, मेरी याचिका पहले पढ़ो, क्योंकि मेरी याचिका ऐसी है जो सीजर से घनिष्ठ ताल्लुक रखती है। इसे पढ़ो महान सीजर, जो हमसे घनिष्ठ संबंध रखती है वो याचिका सबसे बाद में देखी जाएगी। सीजर ने कहा। देर ना करो सीजर, फौरन पढ़ो, उसने प्रार्थना की। सीजर झल्लाया, अरे ये व्यक्ति क्या पागल है? तभी कैसियस उसे डांटता है, क्या तुम अपनी विनय पत्रिका सड़कों पर ही पढ़वाओगे? यदि तुम्हें अपनी याचिका पढ़वानी है तो कैपिटल आओ। फिर सीजर सीनेट हाउस पर पहुंचकर उसकी सीढ़ियां चढ़ता हुआ सीनेट हाउस में दाखिल हो गया। उसके पीछे शेष सारे लोग भी चढ़ गए। कैपिटल पहुंचते ही सीनेटर पॉपिलियस के ये कहने पर कि तुम्हारी कोशिश सफल हो, उन सब षड्यंत्रकारियों को शक हो गया कि कहीं हमारी योजना के विषय के बारे में किसी को पता तो नहीं चल गया। मगर ब्रूटस ने उन सब की हिम्मत बंधाई और कैसियस से कहा कि तुम्हारा शक बिल्कुल बेतुका है। ये बात पॉपिलियस ने हमारे संबंध में नहीं कही है। देखो वो हंस रहा है और सीजर के चेहरे पर भी कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। सीनेट की कार्यवाही आरंभ होते ही ट्रेबोनियस, जो कि एक षड्यंत्रकारी था, सीजर के खास हितैषी एंटोनियस को लेकर बाहर चला गया। तभी डेशियस इधर उधर देखकर कहता है, मेटिलस सिम्बर कहाँ है? उसे अब तक यहां आ जाना चाहिए था और अपना प्रार्थना पत्र सीजर को दे देना चाहिए था। तभी मेटिलस सिम्बर ने भी वहां प्रवेश किया। डेशियस ने मेटिलस सिम्बर से अपना प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा। सिन्ना ने कास्का से कहा, सीजर पर पहला आघात तुम करोगे। सीजर ने वहां बैठकर पूछा, क्या हम सब लोग तैयार हैं? अब बताओ वो कौन सी भूल है जो सीजर को और उसके सीनेटरों को सुधारनी है? तभी मेटिलस सिम्बर ने सीजर के सम्मान में सिर झुकाकर अपने भाई पब्लियस सिम्बर के निष्कासन का आदेश रद्द करने की विनती की। तुम्हारे भाई का निष्कासन देश के कानून के मुताबिक हुआ है। मैं तुम्हारे इस दंडवत प्रणाम से या सिर झुकाने से पिघलने वाला नहीं हूं और ना ही न्याय के मार्ग में विचलित हो सकता हूं। तुम अपने भाई की रिहाई के लिए इतनी कपटपूर्ण सौजन्यता क्यों दिखा रहे हो? एक बात समझ लो कि ना तो मैं किसी को आहत करता हूं और ना ही बिना किसी उपयुक्त वजह के अपना निर्णय बदलता हूं। इस प्रकार उसने फटकारते हुए सिम्बर को कुत्ते की तरह दुत्कार दिया। मेटिलस भीड़ में देखते हुए कहने लगा, क्या यहां और कोई ऐसा आदमी नहीं है जो सीजर से मेरे निष्कासित भाई की वापसी के लिए विनती करे? इस प्रकार ब्रूटस ने भी सीजर से पब्लियस सिम्बर की मुक्ति के लिए विनती की। कैसियस ने भी बड़े अदब के साथ कहा, माफ करना सीजर, मैं अत्यधिक आदर पूर्वक तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम पब्लियस सिम्बर को पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान करो। सीजर बोला, मैं भी तुम्हारी भांति इन बातों से प्रभावित हो सकता था। अगर मैं लोगों को नम्र करने के लिए विनती करता तो प्रार्थनाओं से प्रभावित हो जाता, लेकिन मैं ध्रुव तारे की तरह दृढ़ हूं जिसका सानी पूरे आसमान में कोई नहीं। आसमान में अनेकों तारे हैं, सभी चमकते हैं, लेकिन इन सब में एक ही तारा ऐसा है जो अपने स्थान पर अडिग रहता है। यही बात इस दुनिया के विषय में भी कही जा सकती है। इसमें भी अनेक मनुष्य हैं और मनुष्य मानव और बुद्धिमान भी हैं, मगर इन अनेक मनुष्यों में मेरी समझ में केवल एक ही व्यक्ति ऐसा है जो अपनी बात से हिलता नहीं है और एक ही जगह स्थिर रहता है। इसके बाद सिन्ना और डेशियस ने भी प्रार्थना की, लेकिन सीजर ने उन्हें भी फटकार दिया और बोला, देखते नहीं, ब्रूटस की अपील भी रद्द कर दी गई है। इतना सुनते ही कास्का बोला, हमारे हाथ ही अब हमारी बात मनवाएंगे। इसके बाद सभी ने बारी बारी से सीजर को तलवार भोंकना शुरू कर दिया। सबसे पहला आघात सीजर पर कास्का ने किया था और सबसे आखिरी वार सीजर पर ब्रूटस ने किया। इस घृणित काम में ब्रूटस की सहभागिता देखकर सीजर मर्माहत हो उठा और बोला, ब्रूटस तुम भी? इसके बाद सीजर ने वहीं दम तोड़ दिया। सीनेटर लोग और जनता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तभी सिन्ना ने कहा, अब हम स्वतंत्र हैं, अत्याचारी का अंत हो गया। अब हमें जल्द से जल्द ये स्थान छोड़कर सड़कों पर चलना चाहिए और चीख चीख कर घोषणा करनी चाहिए कि अब हम आजाद हैं। ब्रूटस ने भी मौजूद सीनेट के सदस्यों को संबोधित किया और बोला, आप लोग जरा भी ना घबराएं, भयभीत होकर ना भागें। ठहरो, महत्वाकांक्षी का कर्ज चुका दिया गया है। उसने प्रजा के नाम भी एक संदेश जारी किया, अब रोमन को कोई नुकसान नहीं होगा। कैसियस बोला, हमें से कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और चीख चीख कर बताना चाहिए, स्वतंत्रता, नागरिक अधिकार, आज ये सभी सुरक्षित हो चुके हैं। तभी कास्का ने ब्रूटस से बताया, ब्रूटस प्लेटफॉर्म पर जाओ। फिर वो कैसियस की तरफ मुखातिब हुआ और कैसियस तुम भी।
हम लोगों को एक साथ मिलकर किसी सुरक्षित जगह पर खड़ा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सीजर का कोई मित्र अचानक, मैटिलस ने कहा। ब्रूटस ने ढांढस बंधाया, इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है, हम रोमन के किसी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर अचानक कैसियस को ख्याल आया, एंटनी कहाँ है? वो चौंका। इस कांड की सूचना जैसे ही एंटोनियस को मिली तो वो अपने घर की ओर भाग निकला। एक षड्यंत्रकारी ने बताया वो ऐसे घबरा कर भाग रहा था कि जैसे कयामत आ गई हो। ब्रूटस ने सीजर की लाश को देखते हुए बताया, हमारे भाग में क्या है, हम सब जानते हैं कि एक ना एक रोज हमें भी मरना ही है, लेकिन मृत्यु का वक्त कब आएगा, हमारा जीवन कितना शेष है, यही बातें सोचा करते हैं। कैसियस बोला, फिर तो वो व्यक्ति जो अपनी मौत से 20 साल पहले ही मर गया, ये सब बातें सोचने से बच गया। ब्रूटस ने कहा, यदि ऐसा मान लिया जाए तब तो मृत्यु एक लाभ है और हम सीजर के मित्र हैं जिन्होंने उसे मारकर मृत्यु की चिंता से छुटकारा दे दिया। हे रोम के लोगों, झुक जाओ और सीजर के खून से अपने कोहनियों तक भिगो लो, अपनी तलवारों को भी इस खून से नहला लो। फिर हम बाजार के चौराहे की ओर जाएंगे, अपने खून से सनी तलवारों को अपने सिरों के ऊपर हिलाते हुए चीखते हुए बढ़ेंगे, शक्ति प्राप्त हो गई है, हमें आजादी मिल गई है, हमारे हक हमें मिल चुके हैं। हम सबको झुकना चाहिए और फिर अपने हाथों और तलवारों को सीजर के रक्त से स्नान करना चाहिए। आने वाले वक्त में हमारा ये महान कार्य लोगों को सबक देगा, उन अनेकों राज्यों में जो अभी उत्पन्न भी नहीं हुए हैं, कैसियस ने कहा। ब्रूटस मुस्कुराया, अब अनेक दफा इसी तरह सीजर का वध होगा, उस सीजर का जो अब पॉम्पी की प्रतिमा के आगे मृत पड़ा हुआ है, जिसकी कीमत मिट्टी के बराबर भी नहीं है। कैसियस ने कहा, और जितनी बार भी ऐसा होगा, व्यक्ति उतनी ही बार हम सबको याद करेंगे कि यही वो महान लोग हैं जिन्होंने इतना महान काम करके देश को आजाद करा दिया था। अब हम लोगों को बाहर भी तो चलना चाहिए, डेशियस ने कहा। हाँ चलते हैं, सबसे आगे ब्रूटस चलेंगे, उनके पीछे हम सब जाएंगे। तभी ब्रूटस के कानों में किसी के पदचाप की आवाजें सुनाई पड़ी तो वो सतर्क होकर कहने लगा, शांत हो जाओ, इधर कोई आ रहा है। एक सेवक वहां दाखिल हुआ, अरे ये तो एंटनी का नौकर है। सभी एक साथ बोले। नौकर ने आदरपूर्ण अंदाज में कहा, ब्रूटस, मेरे मालिक ने मुझे आज्ञा दी है कि पहले तो मैं आपके सामने इस तरह झुकूं और फिर आपको प्रणाम करूं, उसके बाद आपको यह संदेश दूं कि ब्रूटस उच्च वीर और ईमानदार है। सीजर शक्तिशाली, वीर, राजसी ठाठ वाला और प्रेमी था। एंटनी ब्रूटस से प्रेम करता है और उसका आदर करता है। वो सीजर से डरकर उससे प्रेम करता था और उसका सम्मान करता था। भाइयों, मैं नहीं जानता कि आपके क्या इरादे हैं और किस किस का खून अभी बहना है। यदि आप मुझे मारना ही चाहते हैं तो मेरी मृत्यु का सीजर की मृत्यु के वक्त से उपयुक्त और कोई समय नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर मेरी ओर से आपके दिल में कोई दुर्भावना हो तो आप अपनी इच्छा पूरी कर लें। इस वक्त आपके हाथ खून से रंगे हैं, मगर मैं 1000 साल तक भी जिंदा रहा तो मरने के लिए मैं इतना तैयार नहीं मिलूंगा जितना इस वक्त हूं। न ही मेरी मौत के लिए कोई दूसरी जगह इतनी उपयुक्त होगी जितनी कि ये जगह जहां सीजर मरा पड़ा हुआ है, और न ही मुझे कोई दूसरा मारने वाला इतना पसंद होगा जितने कि आप सब लोग हैं, इस युग की प्रतिभाशाली आत्माएं। उसका संदेश पाकर ब्रूटस बोला, ओ एंटनी, हमसे अपनी मौत मत मांग। इस समय हम तुम्हें सीजर की हत्या करने की वजह से दुष्ट प्रतीत हो रहे होंगे। तुमने हमारे दिल को नहीं पहचाना जो कितना कोमल है। उसी प्रकार रोमन के लिए जो दया हमारे दिल में थी, उसने सीजर के लिए दया को बाहर निकाल दिया और हमें मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे लिए हमारी तलवारें ढूंढ शीशे के समान हैं। हम तुम्हारा प्रेम पूर्वक सद्भावना के साथ इस्तकबाल करते हैं। यह संदेश नौकर ने ले जाकर एंटनी को सुनाया और एंटनी वहां हाजिर हो गया। उससे कैसियस बोलता है, एंटनी, नए पदों के वितरण के वक्त हमें तुम्हारी राय उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने की हम में से किसी और की। तुम उस वक्त तक सब्र करो जब तक कि हम डरी हुई प्रजा को शांत ना कर दें, और फिर हम तुम्हें वो तर्क देंगे जिसकी वजह से मैंने सीजर की हत्या में भाग लिया। मैंने जो कि सीजर से उस वक्त भी प्यार किया था जिस वक्त मैंने उसे मारा था। उनकी बात सुनकर एंटनी बोला, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि तुम अक्लमंद हो, इसलिए मैं तुम लोगों से हाथ मिलाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ब्रूटस से हाथ मिलाऊंगा। फिर वो सब लोग आपस में हाथ मिलाने लगे। एंटनी सीजर की मृत देह की तरफ देखते हुए बोला, ओ सीजर, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता था, इसलिए इस समय तुम्हारी आत्मा मुझे देख रही होगी। तो क्या उसे तुम्हारी मौत से ज्यादा दुख इस बात पर नहीं होगा कि तुम्हारा एंटनी तुम्हारे दुश्मनों से सुलह कर रहा है और उनके खून से सने हाथों से हाथ मिला रहा है, और वो भी तुम्हारी लाश के सामने?
ओ महान सीजर, यदि मेरे पास इतनी आंखें होती जितने कि तुम्हारे घाव हैं, और अगर मैं उन आंखों से उतना ही रोता जितना तेजी से तुम्हारे शरीर से खून बह रहा है, मुझे माफ कर दो सीजर। इस स्थान पर तुम्हें घेरा गया होगा, यहीं घायल होकर तुम गिरे होगे, और यहीं तुम्हारे हत्यारे भी खड़े हैं जिनकी पोशाक तुम्हारे खून से लाल है। देखो किस तरह तुम यहां पड़े हो। तभी कैसियस ने उसे संबोधित करते हुए पुकारा, मार्क एंटनी, क्षमा करना कैसियस, वो बोला, क्योंकि इतना तो सीजर के दुश्मन भी कह जाते, फिर मेरे जैसे सीजर के मित्र के लिए तो ये बहुत कम है। मैं तुम्हें सीजर की तारीफ करने के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा हूं, कैसियस ने कहा। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि तुम हम लोगों से क्या समझौता करना चाहते हो। बोलो, क्या तुम्हारा नाम दोस्तों की सूची में लिखा जाए, या फिर हम लोग तुम्हारी सहायता के बिना ही आगे बढ़ें? दोस्त बनने के लिए ही तो मैंने आप लोगों से हाथ मिलाया था, उसने बताया। मैं मानता हूं कि मैं इस समय अपने आप को भूल गया था जिस वक्त मैंने सीजर की लाश को देखा था। मैं आप सबका दोस्त हूं और इस उम्मीद पर आप सबको प्यार करता हूं कि आप मुझे ये बताएंगे कि सीजर क्या और कहां से खतरनाक था। यदि हम कारण ना बताएं तो तुम इस कार्य को अपराध मानोगे, ब्रूटस ने कहा। एंटनी, हमारे तर्क इतने ठोस हैं कि अगर तुम सीजर के बेटे भी होते तो उससे संतुष्ट हो जाते। यही मैं चाहता हूं, एंटनी ने कहा। यही मैं सोचता हूं। बस एक और प्रार्थना है कि आप मुझे अनुमति दें कि मैं सीजर की लाश को बाजार के चौराहे पर ले जाऊं और उसके दाह संस्कार के वक्त प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसे भाषण दूं जैसा कि मित्र दया करते हैं। तुम्हें आज्ञा दी जाती है मार्क एंटनी, ब्रूटस ने आदेश दे दिया। कैसियस जल्दी से बोला, ब्रूटस, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। फिर वो एकांत में जाकर बोला, तुम नहीं जानते कि ये तुम क्या कर रहे हो। उसके दाह संस्कार में एंटनी को बोलने की इजाजत मत दो। क्या तुम जानते हो कि उसके भाषण देने से लोग कितना भड़क सकते हैं? माफ करना, ब्रूटस ने कहा। पहले मैं प्लेटफॉर्म पर जाऊंगा, वहां जाकर सीजर की हत्या की वजह बताऊंगा। क्या बताओगे? कैसियस ने पूछा। मैं घोषणा करूंगा कि जो कुछ मार्क एंटनी बताने जा रहा है वो हमारी ही अनुमति से कहेगा, और हम ये भी चाहते हैं कि सीजर के दाह संस्कार की भी सभी रस्में अदा की जाएं। इसमें हमें नुकसान की अपेक्षा लाभ ज्यादा होगा। मैं नहीं जानता कि क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं कि एंटनी दाह संस्कार में भाषण दे, कैसियस बोला। मार्क एंटनी, ये सीजर का मृत शरीर है, तुम इसे ले जा सकते हो, मगर तुम अपने दाह संस्कार के भाषण में हमें दोषी नहीं ठहराओगे, ब्रूटस ने कहा। और तुम सीजर की तारीफ में जो कुछ कहना चाहते हो कह सकते हो, वरना अंत्येष्टि संस्कार में तुम कोई हिस्सा नहीं ले सकते। तुम्हें सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर बोलना होगा जहां मैं जा रहा हूं, और मेरा भाषण खत्म हो जाने के बाद ही तुम बोलोगे। ठीक है, मुझे स्वीकार है, एंटनी ने स्वीकृति दे दी। तब लाश को तैयार करो और मेरे पीछे आओ। एंटनी को छोड़कर सब बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद एंटनी सीजर की लाश के पास बैठते हुए बोलता है, ओ खून से तर लाश, मुझे माफ करना कि मैं इन कसाईयों के साथ शांत और विनम्र हूं। तुम उस महान व्यक्ति का अवशेष हो जो कि कभी प्रगतिशील वक्त के किसी अंश में जीवित था। भगवान उन लोगों को सजा देगा जिन्होंने तुम्हारी हत्या की है। मैं भविष्यवाणी करता हूं कि उन मर्दों के अंगों पर एक अभिशाप उतरेगा। ग्रह कलह और ग्रह युद्ध से पूरी इटली संतृप्त होगी। खून खराबा और विनाश इतनी सामान्य बात होगी कि इस भयानक दृश्य से साधारण सी बात भी हर माँ योद्धाओं के द्वारा कटे हुए अपने बच्चों को देखकर सिर्फ मुस्कुराया करेगी, क्योंकि इन नज़ारों को देखने का वो आदी हो जाएगी, रोया नहीं करेगी। तभी वहां एक आदमी आ गया। उसे देखकर मार्क एंटनी ने पूछा, क्या तुम ऑक्टेवियस के सेवक हो? जी हाँ मार्क एंटनी, सीजर ने ऑक्टेवियस के रोम आने के लिए खत लिखे थे, एंटनी बोला। जी हाँ, वो खत उन्हें मिल चुके थे, वो रोम आ रहे हैं। उन्होंने मुझे इजाजत दी थी कि मैं जुबानी तुमसे। ओ सीजर, तभी उसकी दृष्टि सीजर की लाश पर पड़ी। वो रोने लगा। मार्क एंटनी उसे समझाने की चेष्टा करने लगा, तुम्हारा हृदय भावनाओं से भरा हुआ है, इसलिए तुम एक और हट जाओ और रोकर अपना दिल हल्का कर लो, वरना तुम्हें रोता हुआ देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। फिर उसने अपने आप पर नियंत्रण करते हुए उस नौकर से पूछा, क्या तुम्हारा मालिक आ रहा है? मेरा मालिक आज रात को रोम से लगभग 20 मील की दूरी पर आराम करेगा, उसने बताया। मार्क एंटनी ने हिदायत दी, तुम फौरन वहां के लिए रवाना हो जाओ और जो भी कुछ यहां घटा है उसकी खबर उसे दे दो। आज रोम शोक में है, खतरे में है, इसलिए उन्हें यहां खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन तुम यहां से प्रस्थान करो, लेकिन थोड़ी देर ठहर जाओ। तुम्हें तब तक नहीं जाना है जब तक मैं इस लाश को बाजार के चौराहे पर न लिए जाऊं। वहां मैं अपने भाषण से ये जानने की चेष्टा करूंगा कि लोग इन हत्यारों के कुकृत्यों को कैसे लेते हैं। ये सब देखकर तुम जाना और युवक ऑक्टेवियस को वर्तमान स्थिति से अवगत करा देना।
आओ और मेरी मदद करो। बाहर ब्रूटस नागरिकों को अपना भाषण सुना रहा था। मेरे देशवासियों, मैं आपको सीजर की मृत्यु का कारण बताने जा रहा हूं। खामोश रहो ताकि तुम मेरी एक एक बात ध्यान से सुन सको। मेरे सम्मान के लिए मेरा विश्वास करो। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए मुझे पहचानो। अपनी बुद्धि को जगाओ ताकि तुम मुझे पहचानो। यहाँ कौन है जो सीजर का दोस्त है और ये जानना चाहेगा कि सीजर के खिलाफ ब्रूटस ने अपनी तलवार क्यों उठाई? तो मैं यही कहूंगा, इसलिए नहीं कि ब्रूटस सीजर को कम प्रेम करता था, बल्कि इसलिए कि ब्रूटस रोम को ज्यादा चाहता था। आप क्या चाहते हैं? सीजर जिंदा रहता और हम सब उसकी गुलामी करते मर जाते, या सीजर मर जाता, हम लोग आज़ादी के साथ जिंदा रहते? क्योंकि सीजर मुझसे प्यार करता था, मैं उसकी मृत्यु पर रोता हूँ। क्योंकि वो भाग्यशाली था, मुझे इस बात की खुशी है। क्योंकि वो वीर था, मैं उसका सम्मान करता हूँ। किंतु वो महत्वाकांक्षी था, इसलिए मैंने उसकी हत्या की है। उसके प्रेम के कारण ही मेरे आंखों में आंसू हैं। यहाँ कौन इतना नीच है जो गुलाम बनना चाहेगा? अगर कोई है तो वो कहे कि मैंने जुर्म किया है, उसके साथ मैंने अन्याय किया है। यहाँ कौन ऐसा रोमन होगा जो अपने देश से प्रेम नहीं करता? अगर कोई है तो बताए कि मैंने अपराध किया है। मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं ब्रूटस, एक नागरिक कहने लगा। तभी एंटनी वहां सीजर का मृत शरीर लेकर आ गया। ब्रूटस ने कहा, ये लो उसका मृत शरीर आ गया। एंटनी उसके साथ मुख्य विलापी के रूप में आ गया है। अगर एंटनी ने सीजर के वश में कोई हिस्सा नहीं लिया तो भी उसे सीजर की मृत्यु का लाभ होगा। उसे आजाद रोमन की सदस्यता हासिल होगी, क्योंकि मैंने अपने परम प्रिय दोस्त का रोम के कल्याण के लिए वध किया है। उसी होशियार को मैं अपने लिए सुरक्षित रखता हूं। आप जब चाहें मेरे प्राण ले सकते हैं। इतना बताकर मैं जाना चाहता हूं। सभी नागरिक उसकी प्रशंसा करने लगे, सीजर को दुष्ट कहकर पुकारने लगे कि हम लोग भाग्यशाली हैं जो सीजर जैसे जालिम राजा को छुटकारा पा गए। तभी एंटनी सभी नागरिकों को अपनी तरफ आकृष्ट करते हुए कहने लगा, मेरे प्यारे रोमन वासियों। उसकी बात सुनकर वहां इकट्ठा भीड़ खामोश हो गई और एंटनी को सुनने की चेष्टा करने लगी। एंटनी ने कहा, दोस्तों, रोमन बंधुओं, जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सीजर को दफनाने आया हूं, उसकी तारीफ करने नहीं। लोग जो बुराई करते हैं कि वो उनकी मौत के बाद भी याद की जाती है, भलाई अक्सर मृत्यु के बाद भुला दी जाती है। यही बात सीजर के साथ भी हो जाने दो। महान ब्रूटस ने आपको बताया कि सीजर महत्वाकांक्षी था। यदि वो वाकई में महत्वाकांक्षी था तो ये एक बड़ा भयानक दोषी था, और सीजर ने उतने ही भयंकर रूप से उसका फल भी भोगा है। मैं यहाँ भाषण देने के लिए ब्रूटस और उसके साथियों की इजाजत से आया था, क्योंकि वे सम्मानित लोग हैं। सीजर मेरा मित्र था और मेरे लिए न्यायपूर्ण था, लेकिन ब्रूटस कहता है कि सीजर महत्वाकांक्षी था और ब्रूटस सम्मानित व्यक्ति है। सीजर अनेक बंदीगण रोम लाया था और उनके बदले में आए पैसे से प्रजा के खजानों को भरा था। क्या इसमें सीजर महत्वाकांक्षी था और ब्रूटस एक सम्मानित व्यक्ति है? ल्यूपरकेलिया के मौके पर आपने देखा कि मैंने सीजर को 3 बार एक ताज पेश किया था। उसने तीनों बार उस ताज को लेने से इनकार कर दिया था। क्या वो महत्वाकांक्षी था? फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था, और निश्चय ही ब्रूटस सम्मानित व्यक्ति है, इसमें कोई शक नहीं। मैं ब्रूटस की बात को झूठा प्रमाणित नहीं कर रहा, मैं तो बस इतना बता रहा हूं जो मैं जानता हूं। आप लोग किसी वक्त सीजर को प्यार करते थे, लेकिन बिना वजह के नहीं। लेकिन आज वो कौन सी वजह है जो आपको सीजर की मौत पर शोक प्रकट करने से रोक रही है? हे बुद्धि, तूने इंसानों के मस्तिष्क में न निवास करके जानवरों के शरीर में निवास कर लिया होता, इसलिए कि मनुष्य आज बुद्धिहीन हो गया है। थोड़ा रुको, मेरा दिल सीजर के शव के कफन में पहुंच गया है। मुझे उस वक्त तक रुकना होगा जब तक मैं खुद को संभाल न लूं। तभी एक नागरिक बोला, ये तो वाकई सीजर के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। दूसरा नागरिक कहने लगा, मार्क एंटनी ठीक कहता है, सीजर महत्वाकांक्षी नहीं था, क्योंकि उसने राजमुकुट को भी ठुकरा दिया था। एंटनी ने फिर अपनी बात शुरू की, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं तुम्हें एक बात से ज्यादा अवगत कराना चाहता हूं। मेरे पास सीजर की लिखी वसीयत है जो रोम के लोगों के लिए है, और उस पर उसकी मोहर भी लगी है। ये वसीयत मुझे उसके निजी कक्ष से मिली है। लेकिन दोस्तों, माफ करना, मैं इस वसीयत को पढ़ना नहीं चाहूंगा, क्योंकि इसे सुनते ही रोम के लोग पागल हो जाएंगे और सीजर के शव को चूमने लगेंगे। ये यादगार के रूप में उसके बाद मुझसे मांगेंगे, और अपने मरने के बाद उस बाल को एक कीमती पैतृक संपत्ति के रूप में अपने बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे। एक नागरिक बोला, हम वसीयत सुनना चाहते हैं। सभी नागरिक चीख पड़े, वसीयत, वसीयत, हम सीजर की वसीयत को सुनना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, एंटनी ने कहा, मैं सोचता हूं मुझे वो वसीयत नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि यह सही नहीं होगा। वसीयत सुनकर रोम की प्रजा भड़क सकती है और विद्रोह कर सकती है। जहां तक मैं सोचता हूं, कौन जाने कितना भयंकर नतीजा हो सकता है। सभी नागरिक चिल्ला पड़े, वसीयत पढ़ो।
वसीयत पढ़ो। एंटनी वसीयत पढ़ने लगता है। ये रही वसीयत और इस पर सीजर की मोहर भी लगी है। इसमें सीजर ने हर रोमन को, हर एक को अलग अलग अपने निजी धन से 75 ड्रेचमा दिए हैं। सभी नागरिक बोल उठे, ओ महान सीजर, हम तुम्हारी मृत्यु का बदला लेंगे। इतना ही नहीं, उसने अपने मनोरंजन की सभी चीजें तुम्हारे लिए छोड़ी हैं। अपने बाग बगीचे जो कि टाइबर नदी के पास स्थित हैं, तुम्हारे लिए सदा सदा के लिए घूमने की वजह से छोड़ दिए। ये सब आम प्रजा के आनंद के लिए हैं। इस बात से आपको सीजर की महानता का अनुभव होता है। भला अब इस दुनिया में फिर ऐसा आदमी कब पैदा होगा? एंटनी ने रोम के लोगों को एहसास दिलाया। अब एंटनी जो चाहता था वो उसे हासिल हो चुका था। वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। उसका मकसद था रोम के लोगों को भड़काना। जनता बुरी तरह भड़क चुकी थी और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हम सीजर के कातिलों को नहीं बख्शेंगे, उनसे बदला लेंगे। सही वक्त पर ऑक्टेवियस भी वहां पहुंच गया। एंटनी के साथ उससे भी मिलकर कास्का, सिन्ना, डेशियस, कैसियस आदि सभी षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। प्रजा ने इन सब लोगों के घरों में आग लगा दी। आखिर में ब्रूटस रह गया। उसकी खोज रोम के जनता एंटनी और ऑक्टेवियस कर रहे थे, लेकिन वो उन लोगों के हाथ नहीं आया और उसने खुद आत्महत्या कर ली। आखिर में एंटनी उसके शव को देखकर कहने लगा, ब्रूटस उन सब लोगों में महान था। उसे छोड़कर सभी षड्यंत्रकारियों ने जो कुछ भी किया वो सब सीजर के डाह के कारण किया। केवल ब्रूटस ही उनमें सच्चा ईमानदार था जो जनता की भलाई के लिए शामिल हुआ था। उसका जीवन शांतिपूर्ण था और सभी तत्व, अग्नि, जल, मिट्टी, वायु उसके शरीर में इतने सही तरीके से मिश्रित हुए थे कि खुद प्रकृति भी सारे विश्व के सामने साक्षात खड़ी होकर ये कह सकती थी कि मनुष्य हो तो ऐसा जैसा ब्रूटस था। और इसके बाद ब्रूटस का सम्मान सहित दाह संस्कार एंटनी और उसके साथियों के द्वारा किया गया। धन्यवाद।